अच्छा भाई साहब, अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा वो जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है ना, उसको लेके अभी पिछले दिनों जो केंद्र सरकार है उसने एक काला कानून बनाई। और ये कहा गया कानून बनाते हुए समय के मतलब ये जो गरीब पसमानदा मुसलमान है, ये इससे मतलब ये कानून बन जाने से मतलब उन गरीब पसमानदा मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि उनकी मंशा कुछ और है, वो आप बेहतर तरीके से समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि ये कानून क्यों लाया गया और उसके पीछे क्या मंशा थी। लेकिन मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से मतलब सीए डबल एनआरसी का एक मूवमेंट खड़ा हुआ था पूरे इंडिया के अंदर, वैसा मूवमेंट ये इस काले कानून के खिलाफ हमको उतना बड़ा तो दिखाई नहीं दिया। उसकी आखिर क्या वजह है? अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, बाहर अगर दूसरे स्टेट के अंदर तो लाखों लोग उतरे थे सड़कों पे, इसका विरोध किया, जम के विरोध प्रदर्शन किया, अभी भी शायद हो रहे हैं वहाँ पे दूसरे स्टेट में अंदर। लेकिन महाराष्ट्र में तो जैसे मूवमेंट खड़ा होना चाहिए इस बिल के खिलाफ, वो नजर नहीं आ रहा है। अभी मुमरा में अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, शिमला पार्क के अंदर जो नूरबाग हॉल है, वहाँ पे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नायब सदर है मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब, वो भी आए थे और भी कई उलमा आए थे। और पॉलिटिशियन की बात करें तो वहाँ अहवार साहब भी थे, समाजवादी पार्टी के अबू आसिम साहब थे, वारिस पठान साहब थे, आईडीपीआई का भी जो अध्यक्ष थे वो भी आए हुए थे। लेकिन लोगों को जिस तरीके से होना चाहिए था, मजमा इकट्ठा होना चाहिए था हॉल के अंदर, तो वैसा मजमा नहीं था। तो आखिर वजह क्या है कि लोग मतलब उतना बड़ा मतलब जैसा विरोध होना चाहिए था वो विरोध होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए इसकी क्या वजह? ऐसा है कि हमने CAA में और एनआरसी वाले मामले में हमने लोगों को कनेक्ट किया जी, लोग हमसे कनेक्ट हुए जी, तो फिर चाहे जिसने प्रोग्राम रखा जी, भीड़ दबा के आई जी, है ना, क्योंकि लोग एवर्नस थे। जी, वक्फ बोर्ड का जब कानून आया, जी, जब ये बना तो हमने देखिए एक प्रोग्राम रखा था, मोइन भाई आपको बता दें, बत्ती गुल का, जी, उसको हमने पूरे देश में कनेक्ट किया मुसलमानों से, नौजवानों से, औरतों से। औरतें बोल रही थी लाइट बंद करो, जी, है ना। मैं मेरे ऑफिस में था, मेरी वाइफ का फोन आता है वो मुंबई से, कह रहे आपने अपना ऑफिस में बंद किए कि नहीं किए? हम लोग ने तो यहाँ बंद कर दिया, जी, तो मतलब मेरा ऑलरेडी 10 मिनट पहले से बंद है। ये मतलब ये कनेक्टिविटी थी, जी। अभी जो प्रोग्राम हुआ या भिवंडी में जो प्रोग्राम हुआ, इवन मुंबई में हुआ, ये सारे फेल प्रोग्राम हुए, जी, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाए, जी, है ना। और मेरे ख्याल से तो मैंने तो ऑब्जेक्शन भी उठा, मैंने तो अपने लेटर हेड पे जो है कौमी तंजीम के लेटर हेड पे मैंने दिल्ली उनको लेटर लिखा, है ना, सारे बड़े लोगों को मैंने लेटर लिखा कि मुमरा का जो वो था वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर कुछ लोगों ने उसको एक अपने महदूद एरिया में और समझ जाइए कि उसको प्रोग्राम को किया, जी। जब हल्ला दंगा ज्यादा हुआ तो MIM ने किया तो वारिस पठान जी को बुला लिया गया, और जब हल्ला दंगा हुआ तो SDPI ने किया तो उनके पॉलिटिकल लीडर को बुला लिया गया। लोकल लोगों को वो क्या मुझे बुलाया गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे बुलाया गया, एक दिन पहले मुझे बताया गया। एक दिन पहले बताने में क्या होता है कि मैं खुद चले जाऊं, जी, मैं मेरे साथ कैसे बता पाऊंगा उन लोगों को? कम से कम हफ्ते भर पहले अगर बताते थे तो 10, 20, 50 लोगों को बोलता था चलो भाई जरूर, बिल्कुल। और उबैदुल्लाह खान आजमी साहब इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ओरेटर है, वो आए तो कोई गए नहीं वहां, इतने बड़े बड़े वहां स्टेज पे बैठे हुए थे। उसमें कुछ लोग जो है ना उसको हाईजेक किए हुए थे, जी, और किसी को मतलब मौका नहीं दे रहे थे, है ना। उसको पर्टिकुलर बना लिया गया था, मैंने हमेशा बोला कि उसको एक दिखावे का प्रोग्राम बना दिया गया था, देखो हमारी चल रही है और हम ही वोट गिराएंगे, जी, और हम ही से डरो, जी, ये प्रोग्राम उन्होंने बनाया। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ मुंबई, मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं मेरी पार्टी के नेता से नहीं डरता, सच बात रहती तो बोल ही देता हूँ, है ना। अब चाहे जो मेरे को बोले वाले, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क मुंबई नहीं पड़ता नहीं है ना, जी, क्योंकि पूरा शहर जो है वो सब जानता है कि कौन क्या है, कैसा है, कौन 2 नस्ल से आलिम है
और कौन 750 साल के घराने से मैं आलिम और हाफिज हूँ। बिल्कुल। मुझे उलमाओं की इज्जत करना भी आता है, जी है ना, लेकिन कोई दाढ़ी टोपी करके मुझे डराए तो मुझे डरना नहीं है, जी। क्योंकि इसी मुमरा के अंदर सबसे पहला मदरसा अगर किसी का है तो वो सैयद अली अशरफ के वालिद साहब का है। बिल्कुल। तब ना दारुल फला मदरसा बना था, जी ना अहले हदीस जमात का कोई मदरसा था। जी। यहाँ पे सिर्फ मदरसा अगर किसी का था हम्म, तो मेरे वालिद साहब का था, सैयद अनवार अशरफ मुसन्ना मियां, पहला मदरसा गरीब नवाज, जिसके अंदर 700 बच्चे पढ़ते हैं। आज भी वो चल रहा है, लड़कियों का भी है ना। तो 30,000 आलिम जो है वो मेरे मदरसे से आलिम, कारी, हाफिज और बीए, एमए और टीचर भी बने, क्योंकि प्राइवेट अलीगढ़ वो यूनिवर्सिटी वाला वो भी कोर्स कराया जाता है। तो वो सब मुझे मत डराओ, है ना। वो जिनको डरना है उन्हीं को डराओ, अवार्ड साहब को डराओ, बालिया मामा को डराओ, है ना। मेरे को मत डराओ ये सब चीज से, वरना मैं वो हूँ, वो बेचारे डरेंगे, क्योंकि वो भाई गैर उसके हैं तो वो डर जाएंगे कि अरे भाई ये मौलाना लोग हैं, मैं क्यों डरूं, मैं तो तुम्हारी भी बिरादरी हूँ ना जी। तो अच्छा करे रहोगे तो बोलूंगा, तुम्हारे लिए डंके। मैं बोलता हूँ मुफ्ती बासित की, मैं बोलता हूँ कि तारीफ करता हूँ मुफ्ती बासित की। मुफ्ती बासित अच्छा इंसान है, बेहतरीन काम किया है, कई आंदोलन किया उसने, है ना, और उसमें वो लड़ा, है ना, उसके ऊपर गुनाह दाखिल हुए, तो अच्छे लोग उनको भी बोलना पड़े। तो मोहन भाई ऐसा है कि इसको कनेक्ट नहीं कर पाए जी, और इसको पर्टिकुलर पूरा इसके लिए फेल हुआ। उस फेलियर की वजह से हमको ये तकलीफ पहुंची, जो मुझे तकलीफ पहुंची और पूरे शहर को जो तकलीफ पहुंची, मैं वो बात बयान कर रहा हूं कि ये सबसे बड़ा एहतजाज मुमरा का होना चाहिए। तो क्योंकि जिस तरीके के मुमरा के जितने एहतजाज है, कुछ एहतजाज में मैं गया भी नहीं, मैं अवेलेबल नहीं था, वतन गया हुआ था, है ना। जितने भी आप आंदोलन देखा, आपने तो कवर किया होगा, कितनी बड़ी बड़ी भीड़ थी जी। कई आंदोलन तो ऐसे हुए कि साहब स्टेशन के पास हमको संभालते नहीं संभला, हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को, अपने दारुल फला के इमाम साहब के उनके लोगों को बोला, हाथ जोड़ जोड़ के उनको भेजना पड़ा। भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था, और ऐसा लग रहा था कि अभी फसाद हो जाएगा इस तरीके के, है ना। बेहतरीन मतलब, और सबसे बड़ी आवाज उठी भाई, बंबई माइग्रेट होने के बाद, नागपाड़ा ठंडा होने के बाद, पहले मोहन भाई आप पुराने हो, पहले मस्तान तालाब से ही आवाज उठती थी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में। जब मस्तान तालाब से आवाज उठ जाती थी, चाहे वह मौलाना हाशमी गड़गड़ाते थे, चाहे अब्दुल्ला खान आजमी गड़गड़ाते थे, या चाहे और भी तहरीक हो, जमीयतुल उलमा हिंद जो भी गड़गड़ाती थी, तो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाती थी। वो कहीं ना कहीं अब निशानी छिपते जा रही है, मतलब वहां नहीं हो पा रहा उतना बड़ा सेटलमेंट, और कई मरतबा फायरिंग हो गई, फसाद हो गया, तो मुसलमान मोर्चे से भी थोड़ा डर के पीछे रहने लगे, भाई पुलिस की गोली चल जाएगी, मर जाएंगे। अच्छा, जब ऐसे हादसा हो जाता था तो बिल फटता है जो उसका कायद रहता है ना, वो चाहे बेचारा, वो चाहे बेचारा कायद आलिम हो और चाहे वो पॉलिटिकल शख्सियत हो, सब बोलना चालू करे, मरवा दिया, ले जाके मरवा दिया बहरहाल, है ना। तो वो सबसे बड़ी क्यादत मिली थी, तो यहाँ के बच्चों में भी वो जोश था और हम लोगों को भी जोश था, जो प्रोग्राम हो सबके लिए हो और बड़ा प्रोग्राम हो। और ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं मोहित भाई ना, उसमें हमारे जैसे आदमी को स्ट्रिक्टली भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे शहर से चला गया ना मैसेज कि यस हिट पूरे हिंदुस्तान में गया मुमरा, तो हमको अच्छा लगता है। तो उसको भी इन्होंने निचोड़ के, बंद करके, छिपा के, वो करके, तो मैंने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा, है ना। तो इस तरीके के हालात पैदा हुए, इसकी वजह से ये प्रोग्राम यहाँ का भी फेल हुआ, सेम एज इट इज भिवंडी का भी फेल हुआ। अब मैं भिवंडी में कोई सियासत नहीं करता हूँ, लेकिन दर्द कौन का रखता हूँ, इसलिए भिवंडी का भी बोल रहा हूँ। नहीं तो मुझे बोलने का कोई राइट नहीं जी, भिवंडी वहां है, मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ। अब वो भी मेरे दुश्मन हो जाएंगे, अब वो भी कोई तस्वीर लाए निकाल के, है ना, किसी न किसी के साथ जी। तो ये सब चीजों से मैं डरने वाला है नहीं, और मैं जानता हूँ कि इसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है जी, और वो छिपा एजेंडा है, उनको सियासत करना। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, भले मुस्लिम लीग आपके हिसाब से, है ना, उसमें आके अपनी जो अंदर की वो है वो निकालिए मिल्लत के लिए, लेकिन डबल रोल लेके जो है ना, किसी के एजेंडे को पास मत कीजिए। इसके लिए फेल हुआ, वरना मुमरा में मोइन भाई, इसी मुमरा में इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम होगा और लोग देखेंगे।
भाई साहब, कानून तो सरकार ने बना दिया है, लेकिन कानून बनने से पहले एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, और जिसका चेयरमैन बनाया गया था, क्या नाम उनका, जगदम्बिका पाल को उनका चेयरमैन बनाया गया था। और उसके मेंबर थे, बालिया मामा भी उसके मेंबर थे, और नरेश मस्के थाना से 2 लोग थे। थाना से हमारे पार्टी से बालिया मामा थे, यहाँ से नरेश मस्के जी थे, महापौर। हाँ, तो इन दिनों सोशल मीडिया में एक फोटो बहुत काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जगदम्बिका पाल भी है, शमीम खान है, आप भी है, और काफी वायरल किया जा रहा है। अहले हदीस के हमारे मौलाना साहब हैं, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट सदर साहब है। तो तमाम सब उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जगदम्बिका पाल जी जो है ना जी, ये न्यूली बीजेपी में गए हैं जी, 10 साल हुए इनको जाके। पहले कांग्रेस में, पहले कांग्रेस के थे, एक दिन के मुख्यमंत्री भी थे जी। और जो ये बस्ती बेल्ट है ना, बस्ती जी, उत्तर प्रदेश में जो बस्ती बेल्ट है जी, इसके बहुत बड़े लीडर है वो जी, कांग्रेस के हुआ करते थे जी, वो बीजेपी में चले गए जी, और वो जो है इत्तेफाक से शमीम भाई हमारे जो है, हमारे जो अध्यक्ष है मुमरा कौंसल के, उनके वतन के एमपी हैं जी। जिस तरीके से उनके जिले के उनके वतन के उनके वतन में ही घर है उनका, जी, जहाँ के वो है बांसी के, बिल्कुल वहीं उनका घर है ना। बहरहाल तो ताल्लुकात तो रहेंगे, बिल्कुल। वो फोटो बहुत पुराना है जी, मैं उसके बाद की बात बताता हूँ जी। उसके बाद भी जब वो चेयरमैन हो गए और ये फैसला आ भी गया, उसके बाद भी शमीम भाई जब उम्रा करने जा रहे थे ना, तो मुंबई से शमीम भाई के यहाँ मिलने गए थे जी। ये उनका व्यक्तिगत मामला है जी, है ना। वहां पे मैं था, हमारे जमात अहले हदीस के सदर थे, है ना, और तमाम बहुत से लोग थे, शहर के बहुत मुजब्बिब पर्सनालिटीज थी। तो वो हमारे शमीम भाई के गांव के एमपी, जैसे मैं कहता हूँ कि श्रीकांत शिंदे मेरे शहर का एमपी है और मैं राष्ट्रवादी का नेता हूँ, बिल्कुल। लेकिन श्रीकांत शिंदे जी कल सुबह आएंगे ना और मेरे ऑफिस पे आएंगे ना, तो मैं उनका इस्तेमाल ही करूंगा, बिल्कुल। उनके साथ फोटो भी वो होगी। इसका माने मैं बीजेपी का नहीं हो गया। बीजेपी की आइडियोलॉजी तब मानी जाती है फोटो खिंचाने से नहीं। फोटो तो फडणवीस के साथ भी है, फोटो तो मौलाना लोग का भी था जिन्होंने चलाया है, उनका भी है ना फोटो, जी बराबर है ना, बिल्कुल। जेसीपी जब मुंबई के अंदर आई और जेसीपी जब मुंबई में वो सदर थे और हमारे बालिया मामा जी उसमें थे, उसी में नरेश मस्के जी थे, अवैधी अवैसी साहब थे, वो थे। तो और उसमें नीतीश कांत दुबे ना, दुबे, तो सैयद अली अशरफी ने उस पार्लियामेंट उस मीटिंग में गया था ऑफिशियली, जी ऑफिशियली, जी। शमीम खान नहीं गया था, जी। और हम सारे लोग गए थे मुमरा के, और शमीम खान साहब यहाँ मुमरा से सबको लेके गए थे। तो हमने तो वहां पे वही जगदम्बिका पाल जी जब उस चेयर पे थे तो हमने तो विरोध किया था और हमने तो डायरेक्ट बोला था नीतीश कांत दुबे जी आजकल बहुत मुसलमानों के खिलाफ भी में नए आए हैं, है ना। पहले ये काम जो है वो करते थे, बिहार से जो है एक एमपी थे वो करते थे, अब ये कर रहे हैं। तो मैंने उनको सवाल किया था, उन्होंने ये कहा था क्यों ना वक्त प्रॉपर्टी जो अभी है और जो लोग दे के गए चले गए, मतलब दुश्मन मुल्क में चले गए, है ना, क्यों ना वो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाए। तो मैंने उनका सबसे बड़ा विरोध किया, मैं खड़े रह के उनको बोला कि जब देश बटा और जो लोग चले गए पाकिस्तान, जो लोग चले गए, वो सारे लोगों की बिल्डिंग दादर के अंदर, पत्थर वाली जितनी बिल्डिंग है मोइन भाई, परेल और दादर के अंदर, जी, ये मेमनों की थी, कुछ कोकनी लोगों की थी, बिल्कुल, है ना, और कुछ बोरियों की भी थी, जी, और कुछ ज्यादातर मेमनों की थी, जी। गाची मेमन थे, है ना, और मेमन थे, वो लोग चले गए। तो वो प्रॉपर्टियां भारत देश ने जो है अपने एक्वायर किया और उसके बाद नीलामी किया, और उसकी नीलामी के बाद वो किसी न किसी हमारे मराठी बंधु जो पैसे वाले थे उस वक्त उन्होंने लिया। तो एक तो ये हो चुका है, और जो वो लोग गए जो इन्होंने वफ करके गए थे, जो वफ करके गए थे वो वफ के पास है, और जो उन्होंने छोड़ के गए थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है शत्रु उसके ऊपर वो एक्वायर किया। तो अब वापस आप ये बोल के हमारी वफ की जमीन करोगे, तो हमारी तो बहस हुई थी। तो अगर कोई हमारे घर पे आएगा, दरवाजे पे आएगा, ये फोटो तो खींचना बंद करो, दिखाना। आजकल तो नंगी औरत के साथ भी फोटो बना सकते हो आप, जी।
AI जो आया ना टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी दुनिया भर के आगे बढ़ गई है। और मैं बड़े डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं उनके फोटो से डरता नहीं। मेरा सबके साथ फोटो, मैंने क्या कहा, 56 साल की उम्र हो गई है, 35 साल की राजनीति की हूँ, कितने मुख्यमंत्री, तीन प्रधानमंत्री के साथ चाय पिया जी। हूँ। तो ऐसे ही न जाने कितने, नीतीश राणे है ना, वो मेरे साथ यहाँ घूमता था मुमरा में, ईद मिलादुन नबी के जुलूस के अंदर, है ना, स्वागत करने। अब वो कहाँ चला गया? बीजेपी में। जब बहुत फोटो है मेरे पास, दूं भेजूं, अगर कम पड़ रहा तो भेज दूं। मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे संबंध आज से नहीं है, हम जनता दल के टाइम से देवेंद्र फडणवीस जी को जाते थे, जब MLC हुआ करते तो MLA भी चुन के नहीं आते थे, है ना। एकनाथ शिंदे जी, है ना, एकनाथ शिंदे जी, ये कौन थे थाना के अंदर? आनंद दीगे जी, स्वर्गवासी, यहाँ के सबसे बड़े हिंदू नेता थे, है ना, उनके साथ भी बहुत से फोटो है हमारे, है ना। रोड की ओपनिंग होती, बगैर दीगे साहब से ओपनिंग नहीं होती थी, तो सारे लोग, हम लोग वहीं जाते थे सब काम कराने के लिए। तो मेरा काम कराने के लिए मैं किसी के पास भी जा सकता हूँ। मैं तो हमेशा बोलता था, मातोश्री पे भी जाऊंगा, तब बड़ी दुश्मनी रहती थी, कई लोग सवाल करते थे, तो बोला मातोश्री पे भी जाऊंगा, मेरी मिल्लत की बात रहेगी और मेरे समाज की बात रहेगी, है ना। मैं किसी का, मेरा विचार सेकुलर है, बाकी मैं, और मेरे मजहब ने किसी को गाली देने को नहीं बोला, मेरे समाज को बोलेगा तो मैं बोलूंगा, बिल्कुल, है ना। वो सवाल करेगा, मैं जवाब दूंगा। तो जगदीप बग्गी का पहाल कोई बहुत बड़े हुआ नहीं, सारे मौलाना गए थे ना एयरपोर्ट पे, जिन्होंने तस्वीर छापा था, उन्हीं की तस्वीर वायरल हो गई फिर, और मेरा जवाब मैंने नहीं दिया ना मोहिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर के नौजवानों ने दिया, मेरे शहर के अच्छे लोगों ने दिया, कि भाई साहब ने वो लेटर लिखा था और वो तीर एकदम निशाने पे लगा, एकदम कलेजे पे बेईमानों के, है ना। मैं अभी भी बोलता हूँ, सुधर जाओ। और इम्मा और उम्मा जो कमेटी आपने बनाया है, मैं कमेटियों की इज्जत सिर्फ उसकी करता हूँ, जमीयतुल उलमा हिंद, जमीयतुल उलमा अहले हदीस, जमाते इस्लामी सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, है ना, जमीयतुल उलमा अरशद मदनी जी, मदनी साहब, और सुन्नी जमीयतुल उलमा, मैं इनकी इज्जत करूंगा, है ना। और मैं अगर शहर में कोई आलिम की इज्जत करूंगा, तो जो बड़े आलिम है ना, जो इलेक्शन में दुआ देते हैं, कोई भी जाओ, गरीब अमीर कोई भी जाओ, सबको दुआ देते हैं ना, जाओ भाई जाओ, आपका भला हो। लेकिन जो इलेक्शन में काम करते हैं, उनसे मैं नहीं डरता होता हूँ। मैं मुमरा जामा मस्जिद के इमाम की कदर करता हूँ, मैं गरीब नवाज मस्जिद की इमाम की कदर करता हूँ, मैं दारुल फला के इमाम की कदर करता हूँ, मैं अहले हदीस मस्जिद है उसकी कदर करता हूँ, जो जामा मस्जिद उनकी है। मैं शाफई मस्जिद, हमारे कौसा गांव की 2 मस्जिदें थी सबसे पुरानी, एक मुमरा जामा मस्जिद, कौसा जामा मस्जिद शाफई, ये हनफी, और तीसरी मस्जिद अगर मुमरा में बनी थी तो गरीब नवाज मस्जिद, बिल्कुल मदरसा, दोनों साथ में बना था, है ना। तो मैं उनकी इज्जत करूंगा। मैं ये जो एजेंडा चलाते, अब इलेक्शन पर तो खाए ना साहिल का खाना, अब तो बैठो शांत। मुझे अगर छेड़ोगे ना, तो मैं इतने राज खोलूंगा, उसमें मेरे लोगों की भी खोल दूंगा, मेरी पार्टी के भी खोल दूंगा, मेरे मुंह में लगना नहीं। और मैं ऐसे लोगों को नहीं करता, मेरे पास मदरसा 30,000 आलिम हाफिज है ना। और मेरे को कोई ये नहीं सिखाए कि कौन सा बीजेपी है, कौन सा RSS है, कौन सा वो है। जहां मेरे समाज का फायदा होगा मैं जाऊंगा। श्रीकांत शिंदे आएगा, आज भी डंके की चोट पे बोलता हूँ, अगर मुमरा को कुछ देने आएगा तो जरूर इज्जत करूंगा और गले में हार भी डालूंगा, मेरे समाज के लिए, मेरे लिए नहीं, व्यक्तिगत, है ना। तो ताल्लुकात हर आदमी के साथ है, बिल्कुल, है ना। अब अवार्ड साहब के यहाँ हेमा मालिनी आई थी, तो बीजेपी की सांसद थी ना, और उनके यहाँ मेहमान आई थी, तो क्या करेंगे, अवार्ड साहब कम्युनल हो गए, उद्धव ठाकरे और उसके साथ में वो जो भोंगे पे अविनाश जादव क्या क्या गाली दिया था मुसलमानों को, क्या क्या बोला था, उसके साथ अवार्ड साहब बाइट दे रहे, तो क्या अवार्ड साहब की विचारधारा अविनाश जादव हो गया क्या? हाँ, तो अगर शमीम भाई के यहाँ कोई मेहमान आता है यूपी उत्तर प्रदेश से, या मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग हूँ, मेरे यहाँ कोई MP आएगा, वो कहीं का भी हो, कौन सी पार्टी का, भाजपा का है कि वो है सपा का है कि बहुजन समाज का है, आएगा गांव के हिसाब से मिलने आएगा, तो उसकी इज्जत करना है। उसके फोटो का दौर खत्म हो गया मोहिन भाई, सब खत्म हो गई कहानी।
ये सब अभी ओछी राजनीति इसको बोलते हैं, फोटो छापने का। जी ये सब जो जिसने किया ना, मुझे मालूम है वो कौन किया है और किसके उसने किया है, सब मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता, जाने दो। बस उनको एक नसीहत देता हूँ कि मेरे मुंह मत लगना। अभी तक मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं गया है, जी लोगों ने जवाब दिया है और शहर सब जानता है। और मैं वो एक बात फिर बोलता हूँ कि मस्जिद की वो लकड़ी भी ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है, बिल्कुल वसूल पे कायम रहूंगा। जी और पार्टी वार्टी मेरा मजहब ईमान नहीं है, जी मेरा मजहब मेरा ईमान है, बिल्कुल है ना। और जिसको जाना है आप सवाल उस आदमी से करो जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानता हो और वो बीजेपी का भगवा पट्टा पहना हो। बिल्कुल मैं ये भी मानता हूँ कि अच्छा एक बात सुनिए, अभी अजीत दादा हैं वो मोदी अलायंस में है ना, अबू हाशिम आजमी, वारिस पठान, अमीन पटेल कांग्रेस के, असलम खान, नवाब मलिक, ये जितने लोग मुस्लिम इश्यूज पे आजकल उनके यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं उनके यहाँ? भाजपा के हो गए, आइडियोलॉजी बदल दिया, नहीं बदला। मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं, अभी मस्जिदों की अजान का इशू था, उनके पास गए, है ना, मुट्ठीवार के पास गए, उनके प्रेसिडेंट के पास गए। तो क्या ये जितने हमारे मुस्लिम लीडर्स है उनके यहाँ गए बीजेपी के कार्यालय में अगर कि भाई आप हमारी मस्जिद पे क्यों कर रहे हैं, या नीतीश राणे के खिलाफ गए तो क्या वो बीजेपी पे हो गए, बीजेपी माइंडेड हो गए? या वो लोग आए और उनको अगर बिठा के उन्होंने चाय पिलाया? मुख्यमंत्री तो हर उसकी शादी में जाता है, वारिस पठान जी की बेटे की शादी में गया, हर एमएलए की शादी में जाता है जो बिल्कुल एलिजिबल असेंबली रहता है, क्योंकि वही मुख्यमंत्री बनता है जो एमएलए होता है जी, है ना। जैसे हमारे यहाँ हम कारपोरेटर तो मेयर होता था, मेयर ऑफ शिवसेना का रहे जो भी रहे वो मेयर होता है। तो उस नाते से अगर कोई मिलता है और फोटो चलती है तो उससे क्या हुआ, उसकी आइडियोलॉजी मेरी है, मैं बीजेपी की फंडिस की आइडियोलॉजी को रखता हूँ, मैं मोदी की आइडियोलॉजी रखता हूँ? नहीं, मेरी आइडियोलॉजी सेकुलर है ना। तो सेकुलरिज्म पे बात करो, ये फोटो खींच के दिखा के ओछी राजनीति उसमें मुनाफिक लिखो, मुनाफिक तू, तेरा बाप, तेरा दादा, बिल्कुल तू मुनाफिक की परिभाषा लिखेगा? हिम्मत है स्टेज लगा और बुला ले सईद अली को, बता देगा कि क्या है तुम्हारी औकात। 2 पुश्त के अंदर आलिम बने हो गए, या 75 साल की पुश्त है, बिल्कुल खानदान है, मैं सूफी खानदान से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ सब आते हैं, शिवसेना, भाजपा, आरएसएस सब आते हैं, मैं उसमें पला हूँ। मैं आइडियोलॉजी मेरी जो है वो है, ओपन है। अच्छा भाई साहब, एक मुद्दा इन दिनों काफी गरमाया हुआ है पिछले 1 महीने से, मतलब आप देख रहे होंगे कि मुमरा से सटा हुआ जो एबीकी कंपाउंड है, दोस्ती के जस्ट पीछे वाला जो परिसर है, वहां पे मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद 17 बिल्डिंगों को डेमोलिश करने का मतलब आदेश दिया था। 1 महीने का समय हो गया, 12 तारीख को मतलब ये आदेश आया था मुंबई हाई कोर्ट का, और आज 14-15 तारीख है जुलाई की, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, आज भी कार्रवाई हो रही है। अभी पिछले दिनों में गया था 2-3 दिन पहले, तो मैंने देखा कि सब बिल्डिंग तो धराशायी कर दी है कल टीएमसी ने, खाली 1-2 इमारत बाकी थी, शायद पता नहीं वो भी है या उसको भी पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया। तो ये जो मनपा की जो महातोड़ू कार्रवाई हुई है एबीकी कंपाउंड में, उसके बारे में जनता आपकी राय जानना चाहती है कि मतलब ये जो पूरी कार्रवाई हुई है जिसमें हजारों लोग घर से बेघर हुए, समझे ना, लाखों रुपए मतलब करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए, जमीन मालिक तो कमाई गई, बिल्डर ने भी कमाया, मनपा के अधिकारियों ने भी अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन बेचारा मारा गया तो बेचारा वो गरीब जिसने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके मतलब जेवर बेच के मतलब कैसे कैसे तकलीफें उठा के उन्होंने पैसे जमा किए और एक घर खरीदा था, लेकिन वो आशाना वो उजड़ गया, हजारों लोग घर से बेघर हो गए भरी बारिश के मौसम में। तो ये जो पूरा मामला चला 1 महीने तक का, उसको आप कैसे देखते हैं? इसका दोषी किसे मानते हैं? देखिए, मैं इसका दोषी जो है ना उन जमीन मालिकों को मानता हूँ कि जिन्होंने जमीन आपस में हिस्सेदारी की लड़ाई के अंदर, हाई कोर्ट देखिए हाई कोर्ट है, उसके सामने जाएंगे तो लीगल और इनलीगल का प्रश्न आएगा। अगर ये इशू हाई कोर्ट ना गया होता तो ये कार्रवाई होती थी क्या? नहीं होती थी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जो लोग हैं वो भी जानते हैं। इसमें मरे 2 लोग, इसमें मानपा के अधिकारी मालामाल हो गए, उसके दलाल मालामाल हो गए, बिल्कुल। इसमें मरा बायर्स खरीदने वाला और बेचारे वो बिल्डर, मैं बेचारा बोल रहा हूँ मुझे, क्योंकि उनकी खत्म हो गई जिंदगी उसी में,
क्योंकि जब कमाया नहीं आदमी और उसी में सब चला गया बिल्कुल। तो दोनों मर गए। जी। इसमें मरा बायस और खरीदने वाला बेचारा गरीब और बिल्डर बनाने वाला, ये दो मर गए। अधिकारियों की मजा, जमीन मालिकों की मजा। खाली हो गई है, अब बटेगा तो उनको आपस में वो लोग बांट लेंगे। तो बर्बाद तो जो है वो मुसलमान हुआ जी, सिर्फ मुसलमान हुआ, जमीन मालिक नहीं हुआ। और मैं एक कुछ बात कहना चाहता हूँ मंदिर जी, कि जो लोग खुशी से हंस रहे हैं ना कि अब तो जमीन खाली हो गई है ना, ये हो गया ना, अल्लाह ताला यहीं पे उनको भी दिखाएगा कि जिस तरीके का ये मसला हुआ है ना, वाकई दर्दनाक है, इसको बोला नहीं जा सकता। इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी को बर्बाद कर दिया गया, जिसमें कहीं ना कहीं जो लोग मुलविज हैं वो माफ नहीं होंगे, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। बहुत आय और कसक का पैसा रहता है एक मुसलमान का। मैं बार बार बोलता हूँ कि या तो गवर्नमेंट पॉलिसी लाए कि 10 लाख का मकान 15 लाख का 25 लाख का, प्राइवेट आदमी 50-55 लाख का मकान नहीं खरीद पाएगा। मैं इनलीगल बनता क्यों, खरीदा क्यों जाता है, इसी सबको मालूम रहता है इनलीगल है, लेकिन झोपड़ा खरीदा जाता है ऊपर पहाड़ों पे, नहीं यार मेरा झोपड़ा है। तो ये तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज बदलना पड़ेगा। और ये तो मोइन भाई इस पे बात ना करें तो बेहतर है, अंदर से दिल घबराता है। ठीक है, हम इसी पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। खाली मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि जो मनपा के जो भ्रष्ट अधिकारी है जिन्होंने मतलब अपनी जेबें भरी है, हाँ, कोई भी इमारत जो है वो 1-2 दिन में तैयार नहीं हो जाती, उसको महीनों लगते हैं। इस पे जांच होना चाहिए। हम लोग ने मांग कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होना ही चाहिए जी, होना ही चाहिए कार्रवाई। क्योंकि कैसा है कि खतरनाक, मतलब आप बोल नहीं सकते। या तो अगर इस तरीके के पैसे अगर आप लोग लेते भी हो तो कम से कम ये देख लो कि इनके डॉक्यूमेंट्स तो सही है, बाद में आफत तो नहीं आएगी, इतना तो आप लोग कर सकते हो। और बगैर ये बिल्कुल सही कहा, बगैर डिस्प्यूट मिटाए हुए तुम लोग कोई अधिकृत बांधकाम नहीं करोगे। ये नहीं होने देना चाहिए, फिर नहीं होने देना चाहिए जी, है ना, फिर नहीं होने देना चाहिए कि इस पे लैंड पे डिस्प्यूट है, ये लैंड कलेक्टर की है या ये लैंड गौचरण की है या ये लैंड क्या नाम है फॉरेस्ट की है, इस पे बिल्डिंग नहीं बनेगी। ये अगर ऐसा कुछ करते हैं लोग तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा भाई साहब, अभी